गुड मॉर्निंग। आज हम पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि लेखांकन जो शब्दावली है, उस लेखांकन शब्दावली में कुछ जो शब्द देखे थे, उस शब्दों में कम से कम 30 शब्द जो हैं वो हो चुके हैं। उन 30 शब्दों को ध्यान में रखते हुए अपने को देखना है कि ये शब्दावलियाँ किस प्रकार से काम आती है। तो आपके पास में अभी 2-3 दिन का आपको वक्त है। आप इन दो तीन दिन में आप इन शब्दावलियों को जैसा दिन में आपको 2 मीनिंग, 3 मीनिंग, 5 मीनिंग, जैसे भी आपको शब्दावली उचित लगे उस हिसाब से आपको क्या करना है, उनको एक बार प्रिपेयर करना है। आज अपन देखेंगे कि आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, मैं आपको बता दूं कि इस आपकी फर्स्ट बुक के अंदर आपकी किताबें 2 हैं नए सिलेबस में। फर्स्ट बुक के अंदर आपको पहला और दूसरा चैप्टर जो दिया गया है वो केवल थ्योरी का है, वो सैद्धांतिक चैप्टर है। उस सैद्धांतिक चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। वैसे सबसे लास्ट में पढ़ने का एक फायदा ये होगा कि अपने को जो भी शब्दावली, कठिन शब्दावली आएगी वो वही शब्दावली आएगी जो तीसरे चैप्टर के आगे और सेकंड बुक को पढ़ने के बाद में अपने को पता चल जाएगा कौन सी शब्दावली का क्या है और कौन सी शब्दावली का मतलब क्या होता है। तो उसको ज़्यादा जोड़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि पहला और दूसरा जो चैप्टर है उसको तो अपन थोड़ा बाद में देखेंगे और अपन चैप्टर की शुरुआत करते हैं तीसरे चैप्टर से। तीसरे चैप्टर में आपको पुस्तकें बनाने की शुरुआत होगी कि लेखांकन होता किस प्रकार से। एक लेन देन को होती या एक लेन देन पूरा होने के बाद उसका लेखांकन पुस्तकों में किस प्रकार से किया जाता है वो अपने को देखना है। अब लेन देन करने के लिए मैंने पहले कहा विक्रेता क्रेता को जो वस्तु को बेचता है, तो बेचने के दौरान विक्रेता अपनी पुस्तकों में लेखांकन उसको किस प्रकार से करेगा, अपनी पुस्तकों में उसका लेखा किस प्रकार से करेगा। चाहे वो लेखा अपनी साधारण पुस्तकों में करता हो, चाहे वो लेखा अपने कंप्यूटर में करता हो, तो उसका लेखा किस प्रकार से करेगा। इसके लिए देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, वो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। 1 मिनट, एक छोटी सी बात सोचने लायक है कि जब भी लेन देन होगा, चाहे लेन देन चाहे 1000 रुपये का हो और चाहे लाख रुपये का हो, चाहे करोड़ों का लेन देन होता हो, लेकिन आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि लेन देनों का लेखा करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ नियम है, वो नियम ध्यान रखने पड़ेंगे। वो नियम है केवल खातों के, कि खाते कितने प्रकार के, खातों के प्रकार। खातों का मतलब खाने वाला खाते नहीं, खातों का मतलब यहाँ पर अकाउंट से, कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। उस खातों के आपको प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। जैसे अपने को प्रकार का पता चलेगा वैसे अपन उसका लेखा कर देंगे पुस्तकों के अंदर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो आती है कि वो नियम कायदे हैं, वो खातों के प्रकार अपने को ध्यान में होने चाहिए। वो खाते कौन कौन से होंगे, वो खाते होते हैं 3 प्रकार के। अभी लिखवाएंगे इनको, 3 प्रकार के खाते होते हैं। उन 3 प्रकार के खातों से पूरी लेखांकन प्रणालियाँ चलती है, पूरा लेखा होता है। छोटे से छोटे व्यवसाय में लेकर के और बड़े से बड़े कंपनियों समुदाय में, चाहे बड़े से बड़े औद्योगिकरण हो, उसमें आपको 3 खातों के नियम से पूरी लेखांकन, पूरा लेखा शास्त्र चलता है। चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे कॉलेज में जाते हो, चाहे एमए बीएड कुछ भी कर रहे हो, चाहे पीएचडी कर रहे हो, ये पूरी लेखा शास्त्र 3 नियमों के आधार पर तो चलती है। बाकी और कोई छोटे मोटे जो नियम है वो नेचुरली बनते रहते हैं। हमारा भारतीय लेखा मानक बोर्ड, जिसका प्रधान कार्यालय अपना मुंबई में है, वो लेखा मानक बोर्ड हर साल लेखा शास्त्र के नए विषयों का अध्ययन करता है। अब वो हो सकता है वो नई शब्दावलियाँ लाता रहता है, नए नियम कायदे लाता रहता है। तो वो नियम कायदे तो फिर भी आते रहेंगे, अपने रूटीन में आते रहेंगे। लेकिन पूर्ण रूप से जो प्रारंभिक जो लेखांकन होता है, लेखांकन की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत 3 नियमों से करनी पड़ेगी। तो पहला नियम तो ये कि खातों का प्रकार का पता होना चाहिए, जो 3 प्रकार है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से अभी चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, आजकल क्या होगा कि जीएसटी लगता है, जीएसटी के साथ में ई-वे बिल भी बनता है, ई-वे बिल, तो इनकी भी जानकारी होना जरूरी है। अब ये है क्या चीज, अब इनकी जानकारी केवल आज इन 2 ही बातों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि खातों के प्रकार कौन कौन से और जीएसटी और ई-वे बिल क्या होता है। और नेचुरली ये चीज, दोनों चीज तो आगे हर कंपनी में जो एक छोटा सा अकाउंटेंट भी अगर है और छोटा सा अकाउंटेंट भी 15-20 हज़ार की नौकरी करने वाला अगर है, तो उसको भी जीएसटी और ई-वे बिल की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब वो पहले बात तो वो खातों के प्रकार कौन कौन से हैं वो देखिए। खाते 3 प्रकार के होते हैं अपने लेखा शास्त्र के अंदर। अपने लेखा शास्त्र में खाते 3 प्रकार के होते हैं।
पहला खाता तो होता है व्यक्तिगत खाता, जिसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता, पहला खाता तो होता है व्यक्तिगत खाता। दूसरा खाता होता है वस्तुगत खाता, जिसको वास्तविक खाता भी कहते हैं, वस्तुगत खाता। और एक होता है नाममात्र प्रकृति का खाता, नाममात्र प्रकृति का खाता, नाममात्र प्रकृति खाता, पर्सनल अकाउंट। और इसको वास्तविक खाता रियल अकाउंट, और इसको नॉमिनल अकाउंट। तो खाते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं अपने लेखा शास्त्र में। तो लेखा शास्त्र में 3 प्रकार के खातों में पूरी लेखांकन, पूरा लेखा शास्त्र चलता है मुख्य रूप से। बाकी और जो छोटे मोटे जो नियम है और जो नियम कायदे जो आए दिन बनते रहते हैं, और कई लेखा शास्त्र में तो खुद के द्वारा बनाए हुए सिद्धांत भी चलते हैं। आपके दूसरा चैप्टर आएगा स्वयं निर्मित सिद्धांत, एक टॉपिक आएगा, एक घड़ी आएगा आपके दूसरे या पहला या दूसरे चैप्टर में। तो वो स्वयं के बनाए हुए सिद्धांत भी चलते हैं। तो लेखा शास्त्र लचीली है, जैसा मोड़ो वैसे मुड़ जाती है, सीधी बात है। तो बाकी 3 खाते तो अपने को ध्यान में होने चाहिए। और बाकी 3 खातों का मतलब क्या है वो बाद में चेक करेंगे, इन 3 खातों की जानकारी। लेकिन उससे पहले अपने को जानकारी होनी चाहिए कि जीएसटी और ईवी बिल, क्योंकि जब तक ये जीएसटी का ईवी बिल का अगर आपको पता नहीं है तो उस लेखांकन का मतलब ही नहीं है। तो पहले जीएसटी पढ़ते हैं। और जीएसटी के बारे में आज का जो टॉपिक है वो जीएसटी का है। देखेंगे जीएसटी किस प्रकार से किस प्रकार से लगता है और क्या है। आपने कक्षा 10 में आपके सामाजिक विषय का एक अर्थशास्त्र की बुक होगी मेरे ख्याल से। उस अर्थशास्त्र की बुक में एक बिंदु आता है, उसमें भी आया होगा पिछले साल भी जीएसटी, सेवा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर, माल एवं सेवा कर। आज उस माल व सेवा कर का अपन पूरी डिटेल पढ़ेंगे। सेवा कर, माल का मतलब गुड्स, सेवा का मतलब सर्विस, और कर का मतलब टैक्स, गुड सर्विस टैक्स। इसको इसलिए कहा है जीएसटी। ये जीएसटी माननीय, इसकी डिटेल से पढ़ेंगे, अपने पास पर्याप्त मात्रा में टाइम है। माननीय जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जब पहली बार जो प्रधानमंत्री जब बने तो उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद अपने कार्यकाल के 2 साल बाद उन्होंने जीएसटी लागू की सन 2015 के अंदर जुलाई में। अब वो जीएसटी लागू करने का मतलब क्या था कि सभी प्रकार के करों को, अब कई व्यापारी क्या होते हैं, कई प्रकार के टैक्स देते हैं। अब वो बेचारा सेल टैक्स भी देता है, वो टीडीएस भी भरता है, वो वेट का वैल्यू एडेड टैक्स भी भरता है कई प्रकार के। और आप देखते होंगे कि एक अगर कोई पैकिंग बंद आप किसी वस्तु को देखना, आप उसके एमआरपी के आगे जो मूल्य लिखा हुआ है उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है ऑल इंक्लूड टैक्स। इसका मतलब क्या है कि वो पता नहीं कितने प्रकार के करों का भुगतान करता होगा। तो इन सारे करों को समाप्त करके और जुलाई 2015 में एक ही टैक्स लगाया, उसका नाम क्या दिया, जीएसटी। इस सारे करों का निचोड़ है वो यही है कि आप जितना जीएसटी आएगा आपका अमाउंट का, वो कुछ पैसा आपका सरकारों के खजाने में जाएगा। तो आपको बार बार ये जो बेवजह के जो टैक्स देते हो उस टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी। ये जीएसटी का मतलब क्या है, ये है। अब ये जीएसटी लगता किस पर है? लगता सभी पर है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवा हो, चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवा हो, सब पर जीएसटी लगता है। आज आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, मोबाइल का आप अगर प्रिंटेड ब्यौरा लो तो आपको पता चलेगा कि आप जो 300-400 रुपये का रिचार्ज कराते हो उसमें जीएसटी का पैसा भी शामिल होता है, उसमें जीएसटी का पैसा भी शामिल होता है। और साथ ही में उसमें दो प्रकार के जीएसटी भी शामिल होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं उसकी डिटेल पढ़ेंगे। और देखिए जीएसटी माल और सेवा कर, ये एक प्रकार का किसी वस्तु और सेवा पर लगने वाला एक कर होता है। अब वो कर कैसे लगता है वो देखिए। अब उसका कर का निर्धारण करने के लिए पहले ये देखो कि माल कहां से लेकर के कहां तक जाएगा। अब यहाँ पर माल देखिए 2 प्रकार से ट्रांसफर होता है। आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर जिला स्तर का माल केवल जिला में ही जाएगा, राज्य का माल राज्य में जाएगा, अगर राज्य में, जिला का मतलब जयपुर जिला का कोई माल है, वो माल
अलवर में, अपने राजस्थान के जितने 32 33 जिले उसमें अगर ट्रांसफर होता है तो जिले का मतलब जिला। और जिले का मतलब ये नहीं है कि आप जयपुर जिले के व्यक्ति हैं, जयपुर जिले के व्यापारी हैं और आप गुजरात के कोई जिले में आप भेज रहे हो तो वो जिला नहीं माना जाएगा, वो स्टेट माना जाएगा, वो इंटर स्टेट माना जाएगा। तो उसमें जीएसटी का अलग प्रावधान है। अगर माल जिला से जिला स्तर पर ट्रांसफर हुआ है, माल राज्य से राज्य स्तर पर हुआ है, माल एक देश से एक देश के बीच हुआ है, वो इंटरनेशनल हो गया, देश विदेश हो गया, वो देश विदेश हो गया। सही बात है। अब माल तीन तरीके से हस्तांतरण हुआ, एक तो जिला स्तर से जिला स्तर पर, राज्य स्तर से राज्य स्तर पर और देश से देश स्तर पर। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर जीएसटी लगता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से लगता है, एक तो सीजीएसटी और एक लगता है एसजीएसटी, एक लगता है आईजीएसटी। मैं इसका पूरा नाम बताऊंगा। ये जो जीएसटी लगता है वो तीन प्रकार से लगता है। ये जो जीएसटी, अब वो तीन प्रकार से कैसे लगता है आप इसे मैच करें कि माल कहां से कहां तक जाता है। माल का उस माल की क्वांटिटी को मत देखो आप, माल कितने का है वो बाद की बात है, माल कितने का चाहे 2 रुपए का हो, लेकिन माल कहां से कहां तक जाता है उसको गौर करना है। तो माल यदि एक जिले से एक जिले के बीच में ट्रांसफर होता है, यानी राजस्थान का कोई माल राजस्थान में ट्रांसफर होता है, इस स्थिति में और एक राज्य का माल दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है, यानी इन दो कंडीशन में आप जरा देख रहे हैं, इन दो कंडीशन में जिले का माल जिले में, यानी यूं कह सकते हैं लोकल का माल लोकल में। सीधी सी बात है, यदि लोकल का अगर कोई माल है लोकल जगह पर ही वो खाली होगा तो ऐसी स्थिति में, और दूसरी कंडीशन राज्य का माल किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो रहा है, यानी स्टेट टू इंटर स्टेट। सीधी सी बात है, स्टेट टू स्टेट। तो इस प्रकार से यदि जीएसटी का माल यदि लोकल में और राज्य से राज्य में अगर ट्रांसफर होता है तब तो लगता है ये दो जीएसटी, ये दो जीएसटी। कौन सा? एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। अब सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, CENTRAL, सेंट्रल यानी केंद्र, सेंट्रल का मतलब क्या होता है केंद्र, और एस का मतलब स्टेट जीएसटी, STATE, स्टेट का मतलब राज्य, स्टेट का मतलब क्या होता है राज्य। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लोकल का माल लोकल में जाओ चाहे राज्य का माल राज्य में जाओ तो ऐसी परिस्थिति में दो प्रकार की जीएसटी तो लगेगी ही लगेंगे, जिसमें जितना % जीएसटी लगेगा उसका आधा भाग तो सेंट्रल का, आधा भाग राज्य का। मान लीजिए कोई वस्तु है कपड़ा, कपड़े पर वर्तमान में 12% जीएसटी लगता है, 12 या 18, रेटें बदलती रहती है। आए दिन जीएसटी की काउंसलिंग की मीटिंग होती है, उसमें मीटिंग होती है, उसमें रेटें चेंज करते रहते हैं, नहीं सरकार कैसे चलेगी। अब उसमें जितना % जीएसटी लगता है वो जीएसटी आपका टोटल आता है। आप किसी माल को लेके आना, आप किसी बड़े शोरूम से आप माल खरीद लाना, उस पर जो बिल आता है उस बिल के टोटल अमाउंट से पहले वो जीएसटी का पैसा जोड़ करके फिर आपसे पैसा लेता है। इसका मतलब जीएसटी का पैसा भी किससे ले रहे हो आप? पब्लिक से ले रहे हो। दुकानदार और व्यापारी खुद जीएसटी नहीं दे रहा, वो जीएसटी भी का पैसा दे तो रहा है लेकिन वो जनता से वसूल रहा है। सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? जीएसटी का पैसा जनता से वसूलो, जीएसटी का पैसा केंद्र में जमा कराओ, केंद्र का है तो राज्य का है तो राज्य के खजाने में जमा कराओ। क्योंकि जीएसटी का मतलब ये हुआ कि जीएसटी जितना % लगता है उसका आधा भाग तो सेंट्रल कोष में जमा होता है, यानी केंद्र सरकार के खाते में जाता है, केंद्र सरकार का कोष में जाता है, और बाकी जो बच गया आधा वो राज्य सरकार के खजाने में जाता है। सही? ठीक साहब। अब जितना % जीएसटी लगा उसमें आधा तो केंद्र में गया, आधा स्टेट में गया। अब बाकी जो टोटल टैक्स हुआ, अब इस प्रकार से टोटल जितना जीएसटी बना उसमें व्यापारी को कितनी बार भुगतान करना पड़ा? 2 बार। आधा भाग तो चुकाओ केंद्र सरकार को, आधा भाग चुकाओ स्टेट को। इसका मतलब उसको रिटर्न कितनी बार करनी पड़ गई? 2 बार। कितनी बार करनी पड़ गई? 2 बार। और हर महीने की महीने जीएसटी की फाइल रिटर्न करनी पड़ती है, हर महीने। अब तो 3 महीने कर दिया, वो बैठक में चलता रहता है, 3 महीने से करना है, 4 महीने चलना है, वो सरकार का काम है। बाकी ये सेंट्रल का जितना पैसा सीजीएसटी और एसजीएसटी, अब आपको ये तय करना है कि ये व्यापारी के लिए दायित्व है या उसकी खुद की इनकम है। दायित्व है, उसको खर्चा नहीं तो आज वो दायित्व का पैसा आज नहीं तो कल चुकाना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों चुकाना, और निर्धारित समय तक नहीं जमा कराया
तो पेनल्टी भी लगेगी, ये भी तय। पर पेनल्टी लगने के बाद भी नेतागिरी किया तो फिर डबल पेनल्टी लगेगी, डबल पेनल्टी लगने के बाद भी फिर जमा नहीं किया तो फिर 6 महीने की सजा खानी पड़ेगी, 50,000 का जुर्माना भी। सही। आयकर अधिनियम और जीएसटी काउंसिल में स्पष्ट निर्देश है कि निर्धारित तिथि में अगर करों का भुगतान नहीं करता तो ऐसे करदाता को सजा का भुगतनी पड़ेगी। निर्धारित है आयकर अधिनियम धारा 137 और 3 उपधारा 3, उसके तहत अगर कोई करदाता निर्धारित समय में कर की राशि का भुगतान नहीं करता या नेतागिरी करने की कोशिश करता है, लेटरफीती करता है, तो या अधिकारियों से कोई उलझन का काम करता है या इलीगल तरीके से अगर काम करता है, यूँ कह सकते हैं हम, तो उसको फिर 50,000 का जुर्माना और अब 6 साल की सजा का प्रावधान कर दिया। और फिर भी अगर नेतागिरी किया तो फिर 5 साल की सजा, 5 साल तक जेल में पड़ा है, वो कारोबार 5 साल के हिसाब बराबर हो जाएगा उसका। तो जीएसटी का अंदर 2 प्रकार के। अब बाकी रही आईजीएसटी। ये आईजीएसटी का मतलब होता है इंटरनेशनल गुड सर्विस टैक्स। अगर एक देश का माल अपने भारत देश का माल नहीं, और ये जीएसटी भारत में लगता है, बाहर के देशों में तो लगता ही नहीं है। यह दुनिया का पहला देश है जिस पर जीएसटी लगता है। हाँ, और भी देश हो सकते हैं, मेरे को जानकारी भी नहीं हो सकता है। बाकी भारत के अंदर तो जीएसटी केवल अपने भारत में लगता है। अगर भारत का माल यदि दूसरे देश में अगर जाता है भारत का माल, तो जीएसटी का पैसा वसूलेगा। भारत का विदेश का माल यदि भारत में आता है तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा, फिर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि अगला जीएसटी लगाए तो अगला लगाओ, अपने को लगाएंगे। अपना माल अपने खरीद रहे हैं, अपने माल को महंगा करेंगे तो मतलब क्या खरीद देने का। तो जीएसटी का मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरनेशनल जीएसटी है, जब माल एक देश का माल किसी दूसरे देश में जाता है तो ही ये आईजीएसटी काम आता है। बाकी लोकल का माल लोकल और स्टेट का माल स्टेट और अपने देश का माल अपने देश में अगर घूमता है तो फिर ये 2 प्रकार के टैक्स लगेंगे, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड सर्विस टैक्स। एक बात ध्यान रखना, जितना % जीएसटी लगेगा, टोटल जितना % जीएसटी लगेगा उसका आधा भाग तो जीएसटी कटेगा और आधा भाग क्या कटेगा, सीजीएसटी कटेगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से जीएसटी लगता है। और आईजीएसटी जितना % लगेगा वो पूरा का पूरा % भी लगेगा। आईजीएसटी के 2 भाग नहीं होंगे, आईजीएसटी के 2 भाग नहीं होते। ये तो टोटल स्टेट का माल, एक कंट्री का माल किसी अदर कंट्री में गया है तो उसमें उसके 2 पार्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल से आपने माल खरीद लिया और भारत में आकर के अगर उसको आप विभाजित कर रहे हो राज्य में, तो फिर देश का माल देश में ट्रांसफर हो गया तो फिर 2 तरीके के टैक्स देने पड़ेंगे, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी। तो एस का मतलब सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स और एस का मतलब स्टेट गुड सर्विस टैक्स। तो इस प्रकार से जीएसटी लगता है। तो जीएसटी कोई बड़ी बात नहीं, हाँ, लेकिन इसकी रिटर्न भरना अनिवार्य होता है। अब ये जीएसटी लगता किस पर है ये भी देखना है। ये क्रय और विक्रय दोनों पर लगता है जीएसटी। ये जीएसटी जो पूरा है वो क्रय पर भी लगेगा और विक्रय पर भी लगेगा। यानी कि व्यापारी यदि माल खरीदता है तो भी व्यापारी को जीएसटी देना पड़ेगा, और व्यापारी अगर माल बेचता है तो भी जीएसटी लगेगा। अब एक बात बताओ, अब कन्फ्यूज करने वाली बात यह है कि व्यापारी खरीदे तो भी टैक्स देगा, जीएसटी लगानी पड़ेगी, और बेचेगा तो भी जीएसटी लगानी पड़ेगी। तो फिर ये कारोबार जीएसटी के लिए कर रहा है या वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है? तो इसका एक बेनिफिट भी है। अब जीएसटी का पैसा सारा नहीं चुकाना पड़ता, वो जीएसटी का पैसा कैसे चुकता है वो भी देखो। अगर माल आपने क्रय किया है, मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, अगर माल का आपने क्रय किया है तो माला जीएसटी जोड़ करके हम देंगे, व्यापारी जीएसटी का पैसा देगा, और वो जीएसटी का पैसा जिस डीलर के पास में से खरीदा है वो जीएसटी का पैसा उसके पास में जाएगा। जीएसटी तो वो डीलर लेगा, और वो डीलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो टैक्स का भुगतान करता है या नहीं करता है। वो जीएसटी का भुगतान करता है, वो उसकी अड़क है, हमने तो टैक्स देना था, हमारा टैक्स दे दिया, सीधी बात है। लेकिन ये जो व्यापारी जो माल ने किया है उसको वो बना करके बेचेगा या बना लाया तो बेचने के उद्देश्य से लाया होगा, वो व्यापारी है, वो माल को बेचेगा। अब मुझे एक बात है, अगर वो विक्रय करने के मकसद से लाया है तो वो भी तो जीएसटी करके बेचेगा, नहीं जीएसटी का पैसा ही फालतू ही दिया था क्या? इसका मतलब ये जीएसटी को
इस जीएसटी के खर्चे को कम करने के लिए वो विक्रय पर भी क्या लगाता है, जीएसटी लगाता है। और ग्राहकों से जैसे माल बेचेगा जीएसटी का पैसा जोड़ करके फिर बेचेगा। सीधी सी बात है, जीएसटी का जितना पैसा उसको पास में कलेक्शन हुआ, क्योंकि जीएसटी का पैसा इसको आया, इस किराए को उसको पे करना पड़ेगा, इसकी दायित्व बनता है इसका कि जीएसटी का पैसा आदमी को निर्धारित तिथि पर जमा कराना पड़ेगा। तो जितना जीएसटी उसके पास में आया, जितना जीएसटी उसके पास में से गया, उस अंतर की राशि का भुगतान, अंतर की राशि को उसको भुगतान करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो कोरिलेंट का रूल क्या कहता है कि जितना आपके पास में इनपुट जीएसटी आया, जितना आपके पास में इनपुट जीएसटी आया, इनपुट का मतलब आया, जितना आपके पास में इनपुट जीएसटी आया उसमें से आउटपुट जीएसटी को घटाओ और जो अंतर की जो राशि बच गई जीएसटी की वो टैक्स पेएबल है, उसको आपको भुगतान करना पड़ेगा। अब कितना भुगतान करना पड़ेगा वो तो फिर अपने को गणना करनी पड़ेगी कि सीजीएसटी में कितना पैसा जाएगा और एसजीएसटी में कितना पैसा जाएगा। तो मेरा मूल बात ये है कि जीएसटी का जो पैसा लगेगा वो दो भागों में बटेगा। या आईजीएसटी की बात ही नहीं है, हमारा वो बात कंट्री से अदर कंट्री में जाएगा तब जी आईजीएसटी की बात उठेगी, लेकिन फिलहाल हमारे सीजीएसटी और एसजीएसटी तो यह हमारे देश में कलेक्शन होगा इसका तो, और इसका पे भी करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी को चुकता करने के लिए अपने को देखना होगा कि कितना जीएसटी चुकाना पड़ेगा। तो उसके लिए व्यापारी देखेगा कितना तो हमने जीएसटी दे चुके और कितना जीएसटी हम ले चुके। तो जितना अपन ने लिया जीएसटी उसमें से गया हुआ तो घटाओ और बाकी जो पैसा बच गया उसका एसजीएसटी का पैसा है तो एसजीएसटी में चुकाओ और सीजीएसटी का तो सीजीएसटी में चुकाओ। इस प्रकार से जीएसटी का ये ब्यौरा है। अब इसके एंट्री कैसी होती है, लेखांकन कैसे होता है वो तो बात ही बात है, लेकिन हमारे को जीएसटी की जानकारी होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।